हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पर। और हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जो जनरल साइंस की सीरीज थी उसको। और हमने वहाँ पे जो हीट नामक चैप्टर था, यानी कि उसमें उसके अप टू 50 क्वेश्चन पे कवर कर लिया था। आज फिर से उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये जो सीरीज है जनरल साइंस की, ये ज़्यादातर सभी वनडे एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी यूजफुल है। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों ही रहेंगी। साथ ही साथ इसमें आपका कंप्यूटर साइंस भी कवर कराया जाए। तो एक तरीके से कहिए, अगर ये सीरीज जो जनरल साइंस की अगर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। जो भी जनरल कैटेगरी के एग्जाम्स रहते हैं जिनमें स्पेशल साइंस की जरूरत नहीं होती। तो चलो शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 51 जो कि आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो लाइट है उसका विसरण, डिफ्यूजन जो होता है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन बी धूलकण की वजह से, ऑप्शन सी हीलियम गैस की वजह से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। ठीक है, ये झारखंड पीएससी में क्वेश्चन 2003 में आ चुका है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में, जो हमारे वातावरण में धूल कण होते हैं उनकी वजह से ही प्रकाश का विसरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 52 है कि चंद्रमा की सतह, यानी कि चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। यानी कि अगर इसे सिंपल शब्दों में समझें तो ऐसे कि चंद्रमा की सतह से अगर कोई व्यक्ति ऊपर से देखता है किसको, आकाश को, तो आकाश किस टाइप से दिखाई देगा। ऑप्शन ए हल्का पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी काला। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी काला। यानी कि अगर हम दिन के समय में चंद्रमा की सतह से आकाश को देखेंगे तो वो हमें क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। सेम अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि अंतरिक्ष से देखने पर कैसा होगा, तब भी आकाश काला ही दिखाई देगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी ने 2012 में ऑलरेडी पूछ रखा है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जनरल साइंस में, क्या है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड, और ये रिपीट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार नया क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंत स्थापित है। यानी कि एक गोलाकार जो वायु का बुलबुला है, एयर का बुलबुला बन चुका है और वो किसमें, कांच के टुकड़े के अंदर है। उस बुलबुले से गुजरती हुई जो प्रकाश की किरणों के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा। यानी कि किसी कांच के टुकड़े में कोई एयर का बबल्स है, बुलबुला है, तो वह बुलबुला किस तरीके से रिएक्ट करेगा। एक अभिसारी लेंस की तरह, ऑप्शन बी अपसारी लेंस की तरह, ऑप्शन सी समतल अभिसारी लेंस की तरह, और ऑप्शन डी समतल अपसारी लेंस की तरह। तो ये आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अपसारी लेंस होता है और अभिसारी लेंस होता है उनके काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसी के बेस पे हम इसको समझ सकते हैं। हालांकि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अपसारी लेंस। तो आपको पता होगा अपसारी लेंस क्या करता है। ये जो प्रकाश की किरणें होती है उनको क्या करता है, स्कैटर करता है, यानी कि उनको फैलाता है। जबकि अभिसारी लेंस क्या करता है, उनको इकट्ठा करता है। तो ये जो बुलबुला है ये अपसारी लेंस की तरह काम करेगा, ये प्रकाश की किरणों को क्या है, बिखेरता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये एनडीए के एग्जाम में, यानी कि एनडीए के एग्जाम में 2011 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। और क्वेश्चन नंबर 54 है कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि, यानी कि आपने देखा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनमें रेड कलर का यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए खून का रंग लाल है इसलिए, ऑप्शन बी प्राणी यानी कि जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं इसलिए, और ऑप्शन सी है लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है इसलिए, ऑप्शन डी लाल खतरे का प्रतीक है इसलिए। तो इसका जो
करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन सी, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है यानी कि प्रकीर्णित होता है। लाल रंग को अगर हम जैसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखेंगे तो बिना धुंधलाहट के प्रकीर्णित हुए हमें क्लियर दिखाई देता है। इसी वजह से रेड कलर का यूज किया जाता है। मान लो यहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल की लाइट्स है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अब ये इसको देखता है तो अदर कलर्स के कंपैरिजन में जो लाल रंग है वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र का जो नीला कलर जो हमें अपीयर होता है यानी कि दिखाई देता है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए समुद्र की अधिक गहराई के कारण, ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी जल के नीले रंग के कारण, ऑप्शन डी जल की ऊपरी सतह के कारण। तो देखो ना तो ये गहराई के कारण दिखाई देता है, ना जल की ऊपरी सतह के कारण दिखाई देता है और ना जल के नीले रंग के कारण, क्योंकि जल का कलर हमें नीला दिखाई देता जबकि नीला रंग होता नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा जो लाइट है यानी कि प्रकाश का उसका क्या कर दिया जाता है, प्रकीर्णन कर दिया जाता है, इसकी वजह से हमें नीला दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? यानी कि सूर्य उगने से पहले और जब सूर्य छिपता है उसके बाद भी आपने देखा होगा रेड रेड कलर का आसमान हो जाता है। तो उसका रीजन पूछा गया ऐसा क्यों होता है। इसे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि हमें सूर्य उगने से या सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें तक सूर्य का पता चलता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए आपको दिया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश के परिकिरणन के कारण। तो जो इसका आंसर है वो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्या? प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन नहीं, ध्यान रखें अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होकर लौटने की बजाय सीधे दूसरे माध्यम में क्या है, प्रवेश कर जाती हैं, हालांकि अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ा अपना मार्ग बदल देती हैं, बट ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर कर जाती हैं। जबकि परावर्तन में क्या होता है कि इस तरीके से आएगी और परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, और अपवर्तन में क्या होगा, इस तरीके से आएगी और इस तरीके से ऐसे निकल जाएगी। हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में थोड़ा वो मुड़ जाती है। ठीक है, उसको हम आगे समझेंगे जब सघन माध्यम और विरल माध्यम को समझेंगे, तब उसमें ये चीज का पता चल जाएगा कि वो किस तरफ मुड़ेगी दूसरे माध्यम में एंटर करते टाइम। तो ये हो जाता है आपका क्या, परावर्तन, और ये होता है अपवर्तन। तो आपको पता ही है कि वायुमंडल में परावर्तन नहीं होता, अपवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो आपको पता होगा इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं जिन्हें हम विब ग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तीन और ये तीन और बीच में एक। ठीक है, तो जो इस तरफ का ये कलर होता है सबसे, यानी कि वॉयलेट, क्या यानी कि बैंगनी कलर, और इस तरफ एक होगा रेड सबसे लास्ट में। ठीक है, लाल। तो जैसे जैसे इस तरफ का जो कलर होगा वी की तरफ का, उनका प्रकीर्णन क्या होगा, विक्षेपण या प्रकीर्णन अधिक होगा, और रेड की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अधिक होगा और इस तरफ कम होगा। तो आप देख सकते हैं तो वी का सबसे अधिक होगा, वॉयलेट यानी कि बैंगनी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैंगनी। इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किस द्वारा की जा सकती है, यानी कि किस फेनोमेना या किस घटना के द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। ये भी एनडीए 2011 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन जिसे हम कहेंगे। तो इसका भी जवाब सेम वही है जो पिछले वाले का था, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो वायुमंडल में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसकी वजह से ही हमें ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब हमें ये दूर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सूखा बालू, ठीक है, यानी कि सूखी जो रेत होती है वो चमकीली क्यों दिखाई देती है, जबकि जो गीली रेत होती है वो चमकहीन, जिसमें धुतीहीन लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ, चमकहीन होता है। ऐसा क्यों है कि जो सूखा रेत है या सूखी बालू है वो चमकीली दिखाई देती है? ऑप्शन ए यह एक प्रकाशीय भ्रम है, ऑप्शन बी इसके कारण परावर्तन है, ऑप्शन सी इसका कारण अपवर्तन है, और ऑप्शन डी इसका कारण विकिरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो सूखी रेत होती है उसमें रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है उसमें? रिफ्लेक्शन, और जिसकी वजह से ही उसमें चमक आ जाती है। ठीक है, वो चमकीली दिखाई देती है। तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, इसमें बोलेंगे रिफ्लेक्शन। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 60 है कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र प्रयुक्त होता है, या कौन सा एक प्रयुक्त होता है? ठीक है, इसमें आपको लेंस और दर्पण, ठीक है, लेंस और मिरर्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें लेंस या फिर मिरर यूज होता है। तो सबसे पहले आपको क्या है, पेरिस्कोप समझना होगा। व्हाट इज पेरिस्कोप? ठीक है, पेरिस्कोप क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, पेरिस्कोप कुछ नहीं है, एक यंत्र होता है जिसमें क्या है कि जैसे हमें इस तरीके से देखना, ये इस तरीके से होता है, ये मैंने बनाया भी है एक बार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे एक इसमें इसका छिद्र होता है, एक यहाँ पे होता है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ के जो सामने वाली चीज़ है वो हमको दिखाई देती है। ये मोस्टली यूज क्या होता है, जैसे पनडुब्बियाँ होती हैं या ऐसी कई चीज़ें होती हैं जहाँ हम डायरेक्ट सीधा नहीं देख सकते, वहाँ मोड़ होता है। तो मोड के थ्रू अगर हमें देखना हो तो वहाँ पे हम पेरिस्कोप का यूज करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो इसमें और यहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ हमारी आई है, क्या है, आई। तो यहाँ से हम देखें तो ऑब्जेक्ट की जो रेज हैं वो क्या आती हैं, यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्या समतल दर्पण, ठीक है, लगा देंगे। तो इसके लिए इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन के फिर क्या है, फिर एक यहाँ पे लगा देंगे, तो उसकी इमेज इधर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन हम क्या यहाँ से वो इमेज देख सकते हैं जो डबल रिफ्लेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन क्या, सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, समतल दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि साबुन के जो पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना या किस फिनोमेना का रिजल्ट है? ऑप्शन ए बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण, ऑप्शन बी बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन सी परिवर्तन अपवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन डी ध्रुवण और व्यतिकरण। ध्यान देना, जब भी कहीं चमक की बात आ जाए तो मोस्टली जो साइनिंग आती है, क्या चमक या साइन, ये आपका रिफ्लेक्शन से ही आती है। किससे? रिफ्लेक्शन। तो इसमें सीधी सी बात है, परावर्तन है, और परावर्तन इन चारों ऑप्शन में से इसमें मिल रहा। बहुलित परावर्तन मतलब ज्यादा परावर्तन का मतलब, और व्यतिकरण। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। और ये 1993 में आपका जो सीएससी का एग्जाम होता है ये, उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, हालांकि अब ये उसमें नहीं पूछा जाएगा, बट जो छोटे एग्जाम है उनमें इन चीजों को रिपीट करा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे क्या उन एग्जामों का लेवल बढ़ने लगता है, और फिर जो उनके क्वेश्चन होते हैं उनको छोटे एग्जामों में शिफ्ट करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि आपने किसी गाड़ी को या किसी व्हीकल को देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, ड्राइवर साइड में एक मिरर होता है। क्या होता है? ड्राइवर साइड में एक मिरर होता है, और उस मिरर से क्या है, ड्राइवर पीछे की सारी चीजों को मॉनिटर करता है। वो देखता है कि पीछे से कौन आ रहा है क्या नहीं। तो उस मिरर में किस टाइप का मिरर लगाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो देखो लेंस तो होगा नहीं, ठीक है, तो लेंस तो होता नहीं, उसमें होता है दर्पण यानी कि मिरर।
तो आपके पास दो ऑप्शन बचे सी और डी। अब आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से चूज करना है, ये उत्तल दर्पण है या वो अवतल दर्पण है। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर सी होगा या इसका आंसर डी होगा। ठीक है, बताओ जल्दी फटाफट से, थोड़ा सोचने के लिए टाइम लो और देन बताओ, क्योंकि ये सब आपने देखा है, यूज करा है, इसलिए ये आप बता सकते हैं। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर अवतल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है वो उसमें यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन, देखो हमने वायुमंडलीय अपवर्तन के दो एग्जांपल ऑलरेडी समझे थे लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, एक तो वो सूर्य की लालिमा वाला कि 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है पहले तक। एक हमने ये समझा था कि जो तारे होते हैं वो हमें वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पे या दूर क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसके अलावा इसमें कोई एक है ऐसा जो हमें बताना है कि इसमें पूछा परिणाम नहीं है, तो वो दोनों तो उसके रिजल्ट्स थे, परिणाम थे। ऑप्शन ए, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। ठीक है, तो ये तो वायुमंडलीय अपवर्तन का ही परिणाम है, ये तो इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ठीक है, तो ये भी है इसका, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन सी, रात में तारों का टिमटिमाना, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। ऑप्शन डी है, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना, तो ये भी था, तो ये भी गलत हुआ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रात में तारों का टिमटिमाना, और ये अपवर्तन की वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 64 है कि रोगियों के दांत देखने में जो दंत चिकित्सक होता है, जो डेंटिस्ट होता है, उसके द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अगर आपको उत्तर लेंस दे देता, आप वहां तुरंत गलत कर देंगे, लेंस कभी नहीं होता वहां, क्या दर्पण यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी होगी, लास्ट में हमने जो अवतल दर्पण देखा था और यहाँ पे उत्तल दर्पण, तो इनमें होता क्या है, जैसे उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या होता है कि किसी एक पॉइंट को फोकस करने के लिए यूज किया जाता है, और जबकि जो अवतल दर्पण होता है वो बहुत सारी चीजों को देखने के लिए, मतलब बहुत सारे एरिया को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसीलिए जब गाड़ी में जो ड्राइवर मिरर होता है वो क्या, उससे बहुत सारा उसे पीछे का एरिया कवर करना होता है, देखना होता है, तो इसलिए वहां पे अवतल दर्पण लगाया जाता है। और जबकि जो डेंटिस्ट होता है वो दांत का एक पर्टिकुलर पॉइंट देखना होता है उसे, ठीक है, उसकी बड़ी इमेज देखनी होती है, तो वहां पे क्या वो उत्तल दर्पण यूज करता है। ठीक है, अगर नाई का उदाहरण आएगा एक आगे चल के कि जो बार्बर होता है वो कौन सा है, तो वो भी उत्तल दर्पण ही यूज करेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 की वाहनों में, ठीक है, जो हेडलाइट होती है आगे वाली, वो किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो उसको मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो परवलयिक दर्पण होता है, हाइपरबोलिक मिरर होता है, वो उसका वहाँ यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की दाढ़ी बनाने में के लिए काम में लेते हैं किस टाइप का जो मिरर है वो यूज करते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, तो उसमें कौन सा होगा आपका, तो आपका होगा वहाँ अवतल दर्पण। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी सॉरी, मैंने वहाँ इसका उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा इसका, उत्तल दर्पण, यानी कि 66 में आपका सही आंसर हो गया सी। ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि मतलब एरिया वाइज के, उसके हिसाब से आप देख लेंगे। 60A, यानी कि अवतल दर्पण में क्या होगा और उत्तल दर्पण में क्या, एक बार दोबारा से समझते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज हो गया होगा, मुझे खुद हो गया। ठीक है,
उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है, वो बड़े एरिया को कवर करता है, और ये क्या है, एक पॉइंट को फोकस करता है, पॉइंट फोकस। तो यहाँ पे क्या होगा, जब दाढ़ी बनाते हैं तो हम दाढ़ी को फोकस करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का ही हम यहाँ पे यूज करेंगे किसी एक पॉइंट को फोकस करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कोई नहीं, कौन सही है। तो इसमें आपको 4 फॉर्मूले दिए गए हैं, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, यहाँ पे देना था कि प्रकाश या दर्पण के लिए और लेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न में दर्पण के लिए पूछा गया, तो दर्पण के लिए जो फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये दर्पण के लिए, मिरर के लिए यूज होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और अगर यहीं पे हम बात करें लेंस की, तो लेंस में क्या है, यहाँ पे माइनस का हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 67 सी। ऑप्शन डी है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। ऑप्शन ए कार्निया पर, ऑप्शन बी आइरिस पर, ऑप्शन सी प्यूपिल पर, ऑप्शन डी रेटिना। तो ऑप्शन डी सही है, इसका रेटिना पे ही मनुष्य की आंख में किसी ऑब्जेक्ट का मिरर यानी कि प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो किस टाइप का होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन बी वास्तविक होता है, सीधा होता है बट बड़ा होता है। ऑप्शन सी वास्तविक भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा होता है। ऑप्शन डी अवास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो पहली बात वास्तविक होता है, और ध्यान रखें अगर वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें किस में मिलनी है। ठीक है, और इसके साथ ही क्या होगा फिर, अब देखो इसमें जो ऑप्शन ए है ये वास्तविक है और उल्टा भी है। ठीक है, ये दोनों चीज इसमें मैच करेंगे और फिर इसके साथ एक छोटा हो गया, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको बतानी है, यानी कि जैसे ये कोई व्यक्ति है, बना देते हैं। ठीक है, अब इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक है, मान लो 6 फीट। और इसके जो ड्रेसिंग टेबल में आपने मिरर देखा होगा वो कितना बड़ा होना चाहिए जिसमें पूरा दिखाई दे सके। ठीक है, इसकी एकदम फोटो आ सके पूरी की पूरी, तो वो होनी चाहिए 3 फीट, कितनी, आधी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। और ये यूपीपीसीएस में 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे उसकी आधी ऊंचाई का हमें जो समतल दर्पण है वो चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ठीक है, तो इस ऐसी कंडीशन में अगर बीचों बीच में वो वस्तु रखी है तो उसके जो प्रतिबिंब अनंत बनेंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, और ये यूपीपीसीएस 2013 का प्रश्न रह चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, इसमें पूछा है कि दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि जितने डिग्री पे रखा गया उससे क्या 360 को डिवाइड करते हैं, मान लो 360 में हम भाग देंगे किससे, 90 से। ठीक है, तो 4 आएगा। लेकिन अगर संख्या इवन आती है यानी कि सम संख्या आती है तो उसमें से -1 करना होता है, तो ये जो आंसर आएगा वही प्रतिबिंब यानी कि मिररों की संख्या होती है, यानी कि इमेज, सॉरी, प्रतिबिंब यानी कि इमेज की संख्या होती है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 के जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में समझाई था कि अगर 90 डिग्री आ रहा था तो उसके 3 प्रतिबिंब बन रहे थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ये सिंपल है, आप समझ ही सकते हैं, जस्ट उसको उल्टे तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया 72 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 की यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों जो 60 डिग्री कोण पर आने थे, यानी कि 60 डिग्री का उन दोनों के बीच कोण बनना है और उसके बीच खड़ा हुआ, तब उसमें कितने प्रतिबिंब दिखेंगे।
ठीक है, तो 360 में हम भाग देंगे 60 से, तो ये आ गया कितना, 6। इसमें -1 करेंगे तो इसका आंसर आ गया 5। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, CDS। ठीक है, डिफेंस का एग्जाम ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 75, अभिसारी लेंस वह होता है। देखो हमने अभी समझा था अभिसारी और अपसारी को स्टार्टिंग में, तो अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या है, किरणों को एकत्रित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। और अपसारी वह होता है जो किरणों को फैलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 76 के अपसारी लेंस वह होता है, तो अभी हमने बताया जो किरणों को फैलाता है, इसका ऑप्शन एक सही आंसर होगा, जो किरणें फैलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग दैर्घ्यता से, इसकी तीव्रता से, इसके वेग से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि तरंग दैर्घ्यता से ही किसी प्रकाश का जो कलर है वो डिसाइड होता है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस 2012 का क्वेश्चन रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्या कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो ये आपको बताना है कि जो पानी में अगर हवा का बुलबुला है कोई, तो वो किस तरीके से काम करने वाला है। ठीक है, तो देखो दर्पण की तरह तो वो काम करेगा नहीं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उससे आर पार हमें दिखाई देगा। तो लेंस की तरह काम करेगा, तो दर्पण वाले ऑप्शन तो इसके गलत हो गए। अब देखो इन दोनों में से क्या होगा, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस। ठीक है, एज ए अवतल लेंस, ठीक है, की तरह काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं। तो ये समांतर किरण पुंज होते हैं, ध्यान रखें, जो पैरेलल आती हैं ये सारी रेस। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। पूछ रहा है कि डायप्टर किसकी इकाई है। ऑप्शन ए लेंस की क्षमता की, ऑप्शन बी लेंस की फोकस दूरी की, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता की, ऑप्शन डी ध्वनि की तीव्रता की। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो डायप्टर होती है इसे डी से डिनोट करते हैं, और ये लेंस की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी बात करते सुना होगा जो लोग चश्मे पहनते हैं उनको, कि जो आपका चश्मा है या जो चश्मे के लेंस हैं वो कितने पावर के हैं, तो वो इसी डायप्टर यूनिट में मेजर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। उसी पे क्वेश्चन है 81 का कि धूप के चश्मे की जो होती है, तो जो धूप का चश्मा होता है उसको पावर का चश्मा नहीं होता, तो इसलिए उसकी क्षमता होगी 0 डायोप्टर। यूपीपीसीएस 1995। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 और 83 एक जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको देखते हैं। 82 में कहा है कि एक लेंस का फोकस अंतर यानी कि एफ जो है उसका क्या है, 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात करनी है। तो क्षमता डी बराबर क्या होता है, 1/1/f। ठीक है, 1/f इसका वो। तो ठीक है, ये मीटर में होगा तो हम इसे क्या करेंगे, सेंटी सॉरी इस तरीके से इसमें 100 की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मीटर में आता है तो हम इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि नीचे फोकस जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो ये आ गया आपका डी बराबर 4। ठीक है, तो इसकी क्षमता आ गई +4 बी। 83 है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, देखो यहाँ पे आपको देगा 0.2 मीटर है। ठीक है, मीटर में ही होता, बट वहाँ पे क्या सेंटीमीटर में दिया होता, इसलिए हमने 100 की वहाँ ऊपर गुणा कर ली थी। यहाँ पे इसमें क्या 25 में 100 की भाग कर लेते तो वो ऊपर 100 पहुंच जाता। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लेना, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। तो फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, तो डी है यहाँ पे 0.2 मीटर। ठीक है, और अगर इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसे 100 की क्या कर देंगे गुणा, बराबर 1/f। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना, 20। तो 20/1 1/f क्रॉस कर दो या फिर ऐसे लिख दो, क्या हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा दोबारा से करते हैं, कुछ मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, तो इसका क्या निकाला, इसकी क्षमता निकालनी है।
ठीक है। वो फोकस दूरी दे रखी थी, हमने यहाँ पे उल्टा वैल्यू पुट कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर क्या है, 0.2 मीटर दे रखी है। इसकी क्षमता निकालनी है यानी कि डी ही निकालनी है यहाँ पे, तो 1/एफ। तो ये ऑलरेडी किस में दे रखी है आपको, मीटर में। तो आप इसमें क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 डायोप्टर प्लस। ठीक है, मीटर में है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। एक बार ब्लैक स्क्रीन पे और मैं इसको समझा देता हूँ आपको। इसमें जो एफ दे रखा था आपको, वो दे रखा था 0.2। डी आपको निकालना था, डी होता है 1/एफ। आप 1/2 रखेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 10/2। तो ये निकल गया 5 डायोप्टर प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर डायोप्टर यानी कि डी उसका 2 है, तो इसकी फोकस दूरी एफ क्या होगी। तो आपके यहाँ उल्टा है, तो यहाँ तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, एफ बराबर 1/डी। ठीक है, 1/2। अगर यहाँ पे आंसर आपको सेंटीमीटर में दे रखे हैं, जबकि हमारा मीटर में आता है, तो इसमें 1 मीटर के सेंटीमीटर में होंगे 100/2। ठीक है, तो ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। ये आपको सिंपली याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 कि जो प्रिज्म है उसमें प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजक कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या करता है, तो जो कोई प्रिज्म होता है वो इस तरीके से होता है, इससे प्रकाश की श्वेत किरण को हम गुजारते हैं, तो वो उसके अपने 7 कलर में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और इस घटना को क्या कहते हैं हम, वर्ण विक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्रिज्म में से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश के किरण विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि क्या होता है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो यानी कि उसका जो विचलन होता है कि अपने मार्ग से जो हटने का जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ से कोई ये श्वेत प्रकाश आया, तो इसके जैसे मान लो रेड कलर इस तरफ जाएगा, दूसरे कलर इस तरफ जाएगा, ऐसे कर करके वॉयलेट इस तरफ जाएगा, ऐसे करके अलग अलग वो विचलित होते हैं, इसलिए वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यही कहलाता है क्या, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 88 है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो मैंने अभी समझाया 7 कलर्स इसमें होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी आसमानी। तो सबसे अधिक जो विचलित होता है वो होता है बैंगनी। ठीक है, वॉयलेट, और लाल सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 90 की प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन ए लाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 के जो प्राथमिक रंग होते हैं यानी कि जो प्राइमरी कलर होते हैं वो कौन कौन से हैं या क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, ऑप्शन बी इंद्रधनुष के रंग, ऑप्शन सी श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, ऑप्शन डी वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते यानी कि बनाए नहीं जा सकते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 92 जो 3 मूल रंग हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो 3 मूल रंग है, एक लाल होता है, एक आपका नीला आसमान वाला होता है, और एक आपका हरा होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 के श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, जो श्वेत प्रकाश किरण होती है वो अपने क्या 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया वो कहलाता है वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नीला। तो लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, तो बचा कौन सा, पीला। तो पीला ही प्राथमिक कलर नहीं है।
ये MPPCS 2015 में आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 के निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे तरंग दैर्घ्य उस रंग की होती है जो सबसे कम विचलित होता है, तो वो है ऑप्शन डी, लाल। ठीक है, और अगर सबसे कम पूछा जाए तो वो होगा किसका? बैंगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 की निम्नलिखित में कौन सा रंग मिश्रण, ठीक है, किन दो कलरों का मिक्सर ऐसा है जो दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ठीक है, आसानी से दिखाई दे। तो ऑप्शन ए नारंगी और नीला, ऑप्शन बी श्वेत और काला यानी कि व्हाइट और ब्लैक, ऑप्शन सी पीला और नीला, ऑप्शन डी लाल और हरा। तो ये आपको बताना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लाल और हरा। ठीक है। 97 है क्वेश्चन नंबर की किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, यानी कि ऑप्शन बी अपवर्तित करता है, ऑप्शन डी परावर्तित करता है, ऑप्शन डी परिकीर्णित करता है। ठीक है, तो मान लो जैसे कोई अपारदर्शी वस्तु है, मान लो ये है ब्लैक कलर की, ठीक है, ये ब्लैक कलर की, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अपारदर्शी है, मतलब अगर हम इसे देखें तो इससे अगर प्रकाश किरण आर पार नहीं जाएंगे, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएंगे। तो ये हमें मतलब क्या होता है इसमें कि जैसे ब्लैक कलर का है तो ये ब्लैक कलर को ही वापस परावर्तित करेगा। किसको? ब्लैक को। तभी ये हमें ब्लैक दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परावर्तित। ठीक है, ब्लैक कलर को ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये रेड कलर की होता कोई वस्तु या हमें रेड कलर को ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो रेड कलर को क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है उसी कलर को। ठीक है, जिसकी वो ऑब्जेक्ट होता है हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो वो काला दिखाई देगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि येलो कलर की पट्टियां लगी होंगी या तो व्हीकल्स पे, ठीक है, या फिर ऐसा करके गोल टाइप का सा कुछ बना होगा लाइट सी येलो कलर की। तो वो येलो कलर की किस लिए बनाई जाती है? तो उसका रीजन ये होता है कि जो येलो कलर है वो कोहरा आदि को मतलब आसानी से भेद देता है, यानी कि कोहरे में भी पीला कलर हमें दूर तक दिखाई देता है, तो इसी वजह से येलो कलर की लगाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं और 7 रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो आपको बताया था प्रिज्म के माध्यम से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, और ये फेनोमेना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज की इस क्लास में हमने सेशन में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।